आचार संहिता लगने से पहले संभवतः आखिरी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। सरकार ने यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों के SC/ST कोटा को बहाल रखने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह कोटा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से खत्म हो गया था। इसके अलावा सरकार ने शुगर पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी अहम फैसले लिए हैं। डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, शुगर की बात कर लें, पावर की बात कर लें, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लें, इस कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हम चाहेंगे कि आप विस्तार से वो फैसले हमें बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो आर्थिक नहीं राजनीतिक ज़्यादा है वह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों खासतौर से विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें SC/ST कोटे के आरक्षण को लागू करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला जो आर्थिक ज़्यादा है वह टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार ने विशेष कह सकते हैं कि टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। इसके तहत ये होगा कि राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो भी टैक्स लगते हैं टेक्सटाइल सेक्टर पर, उनमें से सरकार एक 10% से ज़्यादा हिस्सा रिबेट के तौर पर वापस कर देगी। ये जो स्टेट रिबेट लेवी स्कीम होती है उसका दायरा बढ़ाया गया है, उसमें कई सारे नए टेक्सटाइल प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। तो टेक्सटाइल में रोजगार के लिए सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है, तो उसके लिए एक बड़ी राहत की बात, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए राहत की बात। पावर सेक्टर के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पावर सेक्टर के लिए जो थर्मल पावर प्लांट है, जो स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं, उनके जिनके हालत काफ़ी ख़राब है उनकी हालत बेहतर हो, इसके लिए यह तय किया गया है कि ऐसे पावर प्लांट के पावर परचेज एग्रीमेंट जल्द खत्म नहीं किए जाएंगे, उनके लिए कोल लिंकेज की व्यवस्था कराई जाएगी। जो हाइड्रो पावर प्लांट है उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी सस्ते दर पर ब्याज और फंड जुटाने के लिए। एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है चीनी कंपनियों के लिए और एथनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए। एथनॉल प्लांट लगाने के लिए जो भी चीनी कंपनियाँ या गैर चीनी कंपनियाँ कर्ज लेंगी उनको सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाएगा, यानी बाजार पर जो ब्याज बाजार से मिलने वाले कर्ज पर जो ब्याज चुकाएंगे उसका आधा हिस्सा सरकार वहन करेगी या फिर कम से कम 6% हिस्सा ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। और इस पे करीब 3300 करोड़ रुपए के ब्याज सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जी लक्ष्मण जी, दिल्ली के लिए भी 2 तोहफे हैं, वो क्या हैं? और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वालों के लिए जो इस पॉलिसी के लिए जो इस कैबिनेट से एक बड़ी खबर आई है वो भी हमें बताएं। देखिए, यहाँ पे 3 बड़े फैसले जिसके आपने जिक्र किया, उसमें सबसे बड़ी बात दिल्ली के जो इलीगल अवैध कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक राहत की खबर है। वहाँ पे रहने वाले लोगों को ज़मीन का मालिकाना हक मिल सकता है। उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये तय करने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली के लिए वह है कि मेट्रो में सफ़र करना और ज़्यादा आसान होगा। मेट्रो के फेज़ 4 का यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए नीति आयोग ने एक स्ट्रेटजी पेपर तैयार किया था, उस स्ट्रेटजी पेपर को कैबिनेट ने मंजूरी दी है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाली बैटरी के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, उनको विशेष रियायतें दी जाए। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण ने इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये संभव था, जैसे हमने आपसे कहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले आखिरी कैबिनेट थी और यही इसका महत्व था। इतने बड़े फैसले आज यहां पर लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3A में कई नए रूट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3A, इसमें लगभग कई रूट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसकी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए एक्सपेंशन की जो न्यू मुंबई एरियाज वगैरह बन रहे हैं मुंबई के आसपास, वहां तक पहुंचे, और मॉडर्नाइजेशन इस दृष्टि से कि वहां एक्सीडेंट्स काफी होते हैं क्योंकि पैसेंजर्स का ओवरलोड है, तो उसके मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स एक्सेट्रा। इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेल विभाग का आया था जिसकी टोटल कॉस्ट 54,777 54,777 उसको आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अब केंद्र सरकार की फेम पॉलिसी के बाद दिल्ली सरकार भी व्हीकल पॉलिसी ला रही है। इसमें केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी के अलावा भी सब्सिडी दी जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हाजिर है रोहन सिंह। रोहन, दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में क्या खास होगा, क्या अलग होगा, और जब केंद्र की पॉलिसी के साथ ही आगे बढ़ेगी तो किस तरह के फायदे देखेंगे?
जी दरअसल पिछले साल नवंबर में ही इस पॉलिसी का ड्राफ्ट आ चुका था, लेकिन इंतजार हो रहा था सरकार की फेम पॉलिसी का कि कितनी सब्सिडी उसको मिलती है। तो अब ये फैसला किया गया है कि केंद्र की सब्सिडी के अलावा भी दिल्ली सरकार अलग से सब्सिडी देगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके, यानी कि अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको बाकी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। कुछ और चीज़ें भी इसमें जोड़ी गई हैं, मसलन स्पेशल ईवी जोन बनाए जाएंगे, ऐसी जगह मसलन चांदनी चौक या कनॉट प्लेस या फिर खान मार्केट, कुछ ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ले जाने की इजाज़त दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने वालों के लिए भी काफ़ी कुछ है, क्योंकि अगर आप अपनी पुरानी बाइक को छोड़ के नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी। पुरानी बाइक को आप स्क्रैप करते हैं तो नई गाड़ी पे आपको और ज़्यादा छूट दी जाएगी। इस पॉलिसी का खाका लगभग तैयार हो चुका है, सिर्फ ये कैलकुलेशन हो रहा है कि कितनी सब्सिडी और दी जा सकती है केंद्र के अलावा, और जल्द ही 1 महीने के अंदर हम इस पॉलिसी को भी आता हुआ देखेंगे। जी रोहन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर के लिए। लेकिन इधर एक अहम खबर और है, और वो रोजमर्रा में आपसे कई ज्यादा जुड़ी हुई खबर, वो ये कि अब एक जैसे नाम वाली दवाइयां बिकनी बंद होंगी। मिलते जुलते नामों की वजह से कई बार मरीज गलत दवा खा लेते हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव। तो प्रतीक, कैसे इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगने जा रही है, और दवाओं बाजार में अगर हम बात करें तो किस तरह की इतनी दवाइयां हैं जिनके नाम या तो मिलते जुलते हैं एक जैसे? देखिए, अब जो मिलते जुलते ब्रांड नेम की दवाइयां हैं या हूबहू एक जैसे ब्रांड नेम की जो दवाइयां हैं वो बाजार में आपको बिकती हुई नहीं दिखाई देंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। इनफैक्ट 10,000 से अधिक ब्रांड हैं और 25% उनकी कुल संख्या के लिहाज से आप देखें कि भारतीय बाजार में जितनी दवाइयां बिकती हैं 25% दवाइयां ऐसी हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं। और होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको एक ब्रांड नेम की दवा लिखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडजोल लिखी एसिडिटी के लिए, लेकिन मेडजोल नाम की ही दूसरी दवा बिक रही है एनेस्थीसिया के लिए। तो जरा सोच के देखिए, अगर मरीज को मिलनी है एसिडिटी की दवा और उसे थमा दी गई एनेस्थीसिया की दवा। अब केंद्र सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक जब भी कोई कंपनी किसी दवा की मंजूरी लेने के लिए आएगी वहां पर, तो उसको अपने जेनरिक नेम के साथ साथ ब्रांड नेम बताना भी अनिवार्य होगा, और बिना ब्रांड नेम बताए कोई भी प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक या फिर जो ड्रग कंट्रोलर के यहाँ प्रावधान होता है दवा का रजिस्ट्रेशन कराने का, वहां पर कहीं भी ब्रांड नेम का जिक्र नहीं होता है। लेकिन अब एक ब्रांड की रजिस्ट्री होगी और हर कंपनी को नई दवा लाने से पहले अंडरटेकिंग देनी होगी कि इस नाम की कोई भी दवा पहले से बाजार में मौजूद नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए प्रतीक। तो अब इस तरह की दवाएं जो मिलते जुलते नाम या करीब करीब एक जैसे नाम के कारण, जैसा प्रतीक बता रहे थे कि दोनों दवाओं का काम कितना अलग होता है, लेकिन गलती से भी अगर कोई ऐसी दवा खाए तो उसके लिए दिक्कत का सबब बन सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, क्योंकि कार बनाने वाली जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है, जिसे कंपनी को 2 महीने के अंदर भरना होगा। कंपनी पर गाड़ियों में ऐसे उपकरण लगाने का आरोप है जिससे प्रदूषण कम दिखे। खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता मुग्धा मिश्रा। तो मुग्धा, ये बात हम पहले भी सुनते आए थे फॉक्सवैगन के लिए, लेकिन अब एनजीटी का जो जुर्माना आया है उसका ताजा संदर्भ क्या है? क्यों ये जुर्माना इस वक्त लगाया जा रहा है? एनजीटी की तरफ से फॉक्सवैगन को बड़ा झटका लगा है। 500 करोड़ जुर्माना देना का आदेश एनजीटी ने जारी किया है। फॉक्सवैगन का यह वही मामला है जो पहले अमेरिका में निकल कर आया था, जिसमें EA189 इंजन्स के साथ, डीजल इंजन्स के साथ चीट डिवाइस लगाने का मामला था। इसके बाद एनजीटी में एक टीचर ने एप्लीकेशन दी थी जिसके ऊपर ये सुनवाई चल रही है, और अब एनजीटी ने ये जुर्माना देने का आदेश फॉक्सवैगन को दिया है। फॉक्सवैगन का कहना है कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो भारतीय मानकों के हिसाब से खरी उतरती हैं, लेकिन ARAI ने यहाँ बीच में अपना सर्वे किया था। उन्होंने फॉक्सवैगन की गाड़ियां टेस्ट की थी और उसके बाद उनका कहना था कि उनकी जो नॉक्स एमिशन है वो भारतीय मानकों पर खरी उतरती नहीं है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखकर एनजीटी ने ये आदेश जारी किया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एनजीटी ने यहाँ पर फॉक्सवैगन को एक दिन के अंदर 100 करोड़ भी जमा करने का आदेश दिया था। वो फॉक्सवैगन ने जमा कर दिया था, लेकिन अब ये नया फ्रेश ऑर्डर है जहां पर उन्हें 500 करोड़ जुर्माना देना है। अभी फॉक्सवैगन का कहना है कि वो उनकी गाड़ियां भारतीय मानकों के हिसाब से खरी उतरती हैं और वो इस
आदेश को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मुग्धा। अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां लगातार चौथे दिन आज तेजी जारी रही। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन भी देखने को मिला। सेंसेक्स में आज करीब 90 अंकों की बढ़त आई, वहीं निफ्टी सपाट लेकिन हरे निशान में बंद हुआ। बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई, खासकर आखिरी 1.5 घंटे में खरीदारी लौटी और बैंक निफ्टी 0.5% की मजबूती लेने में कामयाब रहा, लेकिन मिड कैप शेयर लाल निशान में फिसले। पिछले 6 दिनों की तेजी के बाद आज मिड कैप इंडेक्स में गिरावट आई है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, सेक्टर्स की बात करें तो बैंक के साथ एफएमसीजी शेयरों में भी बढ़त का कारोबार रहा, लेकिन रुपए में बढ़त से आईटी और फार्मा सेक्टर आज पस्त नजर आए। राफेल की फाइल चोरी होने को राहुल गांधी ने डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाईपास सर्जरी का नाम दिया है। राहुल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अब एक नया जुमला सामने आया है कि गायब हो गया। राहुल ने कहा कि नोटबंदी से लेकर राफेल डील तक के जवाब में मोदी सरकार गायब हो गया का जुमला चला रही है। अब सरकार कह रही है कि राफेल की फाइलें गायब हो गई हैं, लेकिन पहले वो खबर छापने वाले न्यूज़पेपर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि दस्तावेजों में साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी डील पर समानांतर बातचीत कर रहे थे, इसलिए मुकदमा उन पर चलना चाहिए। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई, मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मरोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। अगर राहुल गांधी के आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर व्यंग करते हुए पूछा कि अगर उन्हें सेना, सीएजी और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो क्या वो पाकिस्तान का सर्टिफिकेट चाहते हैं? झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गया है। राफेल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा वायुसेना मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया, सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते, तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? और आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या राफेल मामले की सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी चाहिए। आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ रात 7:57 पर जरूर शामिल होइए आवाज अड्डा। और आज की एक बड़ी खबर यह रही कि आज जम्मू बस अड्डे पर ग्रेनेड हमले का आरोपी पकड़ लिया गया है। यासिर जावेद भट्ट नाम का यह आरोपी कश्मीर का ही रहने वाला है और नगरोटा में नाकेबंदी के दौरान पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर के कहने पर ग्रेनेड हमला किया था। आपको बता दें कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 32 लोग घायल हैं। जम्मू के IG MK सिन्हा ने इस ऑपरेशन की जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज की कस्टडी और ओरल टेस्टिमनी को दोनों को साथ जोड़कर मशकूक का पता किया गया और ये पता चला कि एक लड़का जिसने की जीन्स जैकेट पहनी हुई थी और एक रेड रक्सैक लगाया हुआ था, एक नाका पार्टी जो कि SDPO नगरोटा और SHO नगरोटा की जेरे निगरानी बन टोल प्लाजा नगरोटा में लगी हुई थी। उन्होंने इस लड़के को वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ द DR एप्रीहेंड किया। इसने अपने प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में अपने जुर्म को कबूल किया और इसने ये भी बताया कि इसको इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का HM कमांडर है, उसने टास्क किया था।
चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। कल ही प्रधानमंत्री 7 से 8 कार्यक्रम करेंगे और ये खबर लेकर आ रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या क्या कार्यक्रम लाइनअप है अब? देखिए, प्रधानमंत्री कल एक तरह से कहें उद्घाटन और शिलान्यास का जो तूफानी दौरा है वो करने वाले हैं और कल वो वाराणसी, कानपुर और गाजियाबाद में होंगे इस काम के लिए। अगर शुरुआत करें तो वाराणसी में सबसे पहले जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, वहाँ उसका उद्घाटन करेंगे। फिर पंकी पावर प्लांट जो है उसकी एक तरह से उसको अनवेल करेंगे। उसके बाद फाउंडेशन स्टोन जो है जो वहाँ पर आगरा मेट्रो रेल है उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे और उसके बाद वो सीधे यहाँ गाजियाबाद पहुँचेंगे, जहाँ पर जो हिंडन एयरपोर्ट है वहाँ के जो सिविल कॉरिडोर या सिविल जो जगह है उसका लोगों के लिए शुरुआत करेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम कल है प्रधानमंत्री के। और इसके बाद देखें तो 9 तारीख को यानी अगले दिन भी उनके कार्यक्रम जेवर एयरपोर्ट पर लाइनअप है। जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी वहाँ पर। और इसके अलावा साथ ही साथ वहाँ ग्रेटर नोएडा में एक दीनदयाल राष्ट्रीय शोध संस्थान और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर समय बचा तो हो सकता है कि खुर्जा और जो वहाँ पर एक पावर प्लांट बन रहा है उसका भी शिलान्यास कर सकते हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम कल और परसों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। बहुत तूफानी दौरा है और जाहिर सी बात है आचार संहिता लागू होने का दबाव है सरकार पर, इसीलिए जल्दबाजी में ये तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसकी शुरुआत की जा रही है या फिर उसको अनवील किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस जानकारी के लिए। तो जैसा आलोक बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल एक तरह का तूफानी दौरा करेंगे जहां वो ढेर सारे शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री ने कुछ किया। जी हां, लंबे इंतजार के बाद नागपुर के लोगों को मेट्रो ट्रेन का तोहफा मिल गया और ये तोहफा उन्हें दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर मेट्रो के पहले चरण को हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन किया। पहले चरण में खापरी से सीतावर्डी इंटरचेंज के बीच मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है। इस पूरे लाइन पर 9 स्टेशन होंगे और ये 12.5 किलोमीटर की लाइन होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 2014 तक देश के मेट्रो का नेटवर्क सिर्फ 250 किलोमीटर था और अब मेट्रो का नेटवर्क 650 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। जब से आपने एक मजबूर सरकार को विदाई दे दी और उसकी जगह पर मजबूत सरकार देश के अंदर बिठाई, तब से देश में मेट्रो का ऑपरेशनल नेटवर्क करीब 650 किलोमीटर तक पहुंचा है। अब आपकी जेब से खनकेगा 20 रुपए का सिक्का, आपकी जेब में इनफैक्ट। जी हां, 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों के बाद अब देश में पहली बार 20 रुपए का सिक्का भी आ गया है। आज पीएम मोदी और अरुण जेटली ने 20 रुपए का सिक्का जारी किया। यह सिक्का दूसरे सिक्कों से कई मामलों में अलग है। इसमें दृष्टिहीनों के लिए या दृष्टिबाधित लोगों के लिए अलग से फीचर्स दिए गए हैं जिससे वो इसे आसानी से पहचान पाएंगे। इस सिक्के में 12 कोने हैं और इसका वजन करीब 8.5 ग्राम है। 20 रुपए के अलावा सरकार ने आज 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए का भी नया सिक्का जारी किया है। इसका मतलब कि आपकी जेब में ढेर सारे नए सिक्के आने वाले हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर स्पाइसजेट ने एक रोचक या कहें अनोखा तरीका निकाला है महिलाओं को सम्मानित करने का। स्पाइसजेट कल 22 ऐसी फ्लाइट्स ऑपरेट करेगा जिसके क्रू में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। जो महिलाएं कल अकेले ट्रैवल करेंगी उनको चेक इन और बोर्डिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही एक गुलाब देकर महिलाओं का ऑन बोर्ड यानी प्लेन पर स्वागत किया जाएगा और फ्लाइट के दौरान कॉम्प्लीमेंट्री रिफ्रेशमेंट भी महिलाओं को दिया जाएगा। यानी कल महिला दिवस के मौके पर जो लोग फ्लाई कर रही हैं, जो महिलाएं फ्लाई कर रही हैं, उनके लिए जरूर एक अच्छा अनुभव होने वाला है। होंडा की सिविक एक बार फिर सड़कों पर नजर आएगी। आपको ये कार याद होगी। जी हां, होंडा ने आज अपनी नई सिविक को भारत में फिर से लॉन्च किया है। नई होंडा सिविक में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन भी है। पेट्रोल वाली सिविक में 1.8 लीटर का इंजन लगा है जो 141 bhp का पावर देगा, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 1.6 लीटर का इंजन है जो 120 bhp का पावर देगा। कंपनी का कहना है कि पेट्रोल वाली सिविक की माइलेज 16 किलोमीटर प्रति
लीटर होगी और डीजल वेरिएंट की माइलेज 26 किलोमीटर प्रति लीटर होगी। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 4 एयरबैग्स, ABS, CBD जैसे फीचर स्टैंडर्ड हैं। इसकी कीमत शुरू होगी 17,70,000 रुपए से और ये जाएगी 22,30,000 रुपए तक। इस कार का सीधा मुकाबला हुंडई की एलेंट्रा, टोयोटा की कोरोला, ऑल्टिस जैसी गाड़ियों से होगा। एक आइकॉनिक ब्रांड है, ग्लोबली होंडा की लार्जेस्ट सेलिंग नेम प्लेट है और इंडिया में भी जब पिछली बार सिविक यहाँ था तब से लगा करके एक बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशनल और डिजायर्ड ब्रांड रहा है। इतना ज़्यादा कि हमारे उस टाइम के ज़्यादातर कस्टमर्स ने अपनी सिविक को आज तक सहेज के रखा हुआ है। जिनेवा मोटर शो 2019 में एक से बढ़कर एक गाड़ियां पेश हो रही हैं, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की वो सबसे महंगी और चुनिंदा कारें जो कुछ हटकर हैं और वहां पेश की गई। बुगाटी इस वक्त अपने 110 साल सेलिब्रेट कर रही है और इस मौके पर कंपनी ने जिनेवा मोटर शो में दुनिया की सबसे महंगी कार ला विटोर नॉयर से पर्दा उठाया। इस कार में 8 लीटर का इंजन लगा है जो 1500 हॉर्स पावर की ताकत देता है। इस शानदार कार की कीमत करीब 17 मिलियन यूरो है जो 1 अरब 32 करोड़ रुपए के बराबर है। लैम्बोर्गिनी ने कई गाड़ियां शोकेस की हैं। इनमें हुराकान ईवो स्पाइडर शामिल है जो अपनी परफॉर्मेंस और LDVI टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। साथ ही कंपनी ने एवेंटाडोर SVJ पर से भी पर्दा उठाया है। कंपनी का कहना है कि इसकी सिर्फ 800 यूनिट ही बनेंगी। जिनेवा मोटर शो में BMW ने अपनी नई 7 सीरीज और X7 पर से भी पर्दा उठाया। साथ ही कंपनी ने 4th जनरेशन वाली प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों को भी शोकेस किया है। इनमें इसकी X3 भी शामिल है। जिनेवा मोटर शो में ऑडी ने अपनी मिड साइज SUV Q4 e-tron लोगों को दिखाई। फिलहाल ये कंसेप्ट कार है और माना जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन वर्जन अगले साल लॉन्च हो जाए। मर्सिडीज बेंज ने अपनी कॉन्सेप्ट फैमिली कार EQV के साथ साथ CLA 250 4MATIC शूटिंग ब्रेक GLC SUV और AMG GLE 53 को भी लोगों के सामने पेश किया। जिनेवा मोटर शो में एस्टन मार्टिन ने अपनी 4 गाड़ियों पर से पर्दा उठाया, लेकिन सबकी निगाहें इसकी ऑल टेरेन व्हीकल लागोंडा पर थी। फरारी ने अपनी सुपर कार F8 ट्रिब्यूटो पर से पर्दा उठाया। ये कार पहले से मौजूद 4rated GTB की जगह लेगी। इसमें V8 इंजन लगा है जो 720 हॉर्स पावर जनरेट करता है। कंपनी का कहना है कि F8 ट्रिब्यूटो की टॉप स्पीड 340 किलोमीटर है और ये 100 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 2.9 सेकंड में पकड़ लेती है। तो ढेर सारी शानदार कारें, ढेर सारी नई कारें, जिनेवा मोटर शो जारी है और हम इसके जो बेहतरीन कारें यहाँ पर पेश हो रही हैं आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। लेकिन एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश जो रोज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं वो ये कि TRI है कि नए नियम के मुताबिक क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया है। अगर नहीं तो आप जल्दी कीजिए और आवाज़, कलर्स और MTV जैसे अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव कीजिए। आपको फिर बता दें कि आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ ₹1 प्रति दिन में।